हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल मॉर्निंग टुडे टारगेट में। आज हम देखेंगे यूपी टेट के लिए सीडीपी के क्वेश्चन प्रैक्टिस देखेंगे। तो आज के सेशन में आपको सीडीपी के क्वेश्चन प्रैक्टिस कराने वाले हैं। तो 33 क्वेश्चन में से बताइएगा आपके स्कोर कितने सही बने हैं। और देखिए, जो लोग पेपर 2 की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एसएसटी की मेरी डेली क्लासेस चलती है, तो प्लेलिस्ट बन चुकी है, तो जाके ज़रूर देख लीजिएगा। और देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि डेली मेरी क्लासेस आपको प्रॉपर तरीके से मिलती रहे। पहला क्वेश्चन है, देखिए क्लास शुरू करने से पहले आप लोग इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कर दिया करिए। आप लोगों की देखिए लाइक की संख्या बहुत कम रहती है, तो प्लीज़ आप लोग देखिए सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दिया करिए। देखिए पहला क्वेश्चन है, कोहलर यह सिद्ध करना चाहता था कि सीखना क्या होता है, तो वह हो जाएगा देखिए संज्ञानात्मक सहकार्य होता है। तो आपका यहाँ पे राइट आंसर तीसरा बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए, कोहलर ने अंतर्दृष्टि या सूझ के सिद्धांत इनसाइट लर्निंग का प्रतिपादन किया था। उनका मानना था कि सीखना कोई यांत्रिक प्रक्रिया नहीं होती है, बल्कि सीखना एक संज्ञानात्मक चिंतन और सूझबूझ वाली प्रक्रिया होती है। तो देखिए, कोहलर अंतर्दृष्टि या सूझ के सिद्धांत के लिए जाने जाते हैं, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। तो क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, वह देखिए हो जाएगा स्कीनर ने किया था। तो आपका यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। क्रिया प्रसूत अनुबंधन के लिए देखिए स्कीनर जाने जाते हैं। देखिए समझते हैं। देखिए बीएफ स्कीनर ने चूहों और कबूतरों पर अपना प्रयोग करके क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत दिया था, जिसमें पुनर्बलन को बहुत ज़्यादा महत्व दिया गया था। देखिए बीएफ स्कीनर चूहों और कबूतर पर अपना प्रयोग किए थे। और देखिए क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत के लिए जाने जाते हैं स्कीनर, और पुनर्बलन सिद्धांत के लिए जाने जाते हैं स्कीनर। तो दोनों पॉइंट याद रखिएगा। देखिए काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है स्कीनर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत टू फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस का प्रतिपादन किसने किया था। तो बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, तो वह हो जाएगा देखिए स्पीयरमैन ने किया था। तो आपका राइट आंसर सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, तो देखिए स्पीयरमैन ने किया था। देखिए चार्ल्स स्पीयरमैन ने बुद्धि के दो कारक बताए थे। एक सामान्य कारक हो जाएगी जी फैक्टर बुद्धि हो जाएगी, और दूसरी देखिए विशिष्ट कारक बुद्धि हो जाएगी एस फैक्टर बुद्धि हो जाएगी। तो स्पीयरमैन ने बुद्धि के दो कारक बताए थे, तो दोनों देखिए याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा थर्नडाइक के अधिगम के मुख्य नियमों में शामिल नहीं है। तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। तो वह हो जाएगा देखिए सहचर्यात्मक स्थानांतरण का नियम हो जाएगा, जो देखिए थर्नडाइक का मुख्य नियम नहीं है। देखिए थर्नडाइक का मुख्य नियम था तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम। यह तीनों देखिए थर्नडाइक का मुख्य नियम है। देखिए समझते हैं। देखिए थर्नडाइक ने सीखने के 3 मुख्य नियम दिए थे। तो पहला है तत्परता का नियम हो जाएगा, दूसरा है देखिए अभ्यास हो जाएगा, तीसरा है प्रभाव का नियम, और देखिए सहचर्यात्मक स्थानांतरण का नियम उनका गौण नियम था, सेकेंडरी नियम है। देखिए मुख्य नियम नहीं है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानसिक आयु मेंटल एज का प्रत्यय सर्वप्रथम किसने दिया था। तो मानसिक आयु का प्रत्यय सर्वप्रथम किसने दिया था, तो वह देखिए हो जाएगा बी ने साइमन ने दिया था। तो आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। मानसिक आयु मेंटल एज का प्रत्यय दिया था, देखिए वह दिया था सर्वप्रथम बी ने साइमन ने दिया था। देखिए अल्फ्रेड बीने और साइमन ने वर्ष 1908 में सबसे पहले मानसिक आयु मेंटल एज शब्द का प्रयोग बुद्धिमापन के लिए किया था। तो देखिए आज के सेशन में जितने भी क्वेश्चन करवा रहे हैं काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। देखिए आपके सीडीपी में यूपी टेट में पूछे ही पूछे जाएंगे, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन लिए हैं सभी सिलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट लिए हैं। और डेली क्लासेस के लिए देखिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि डेली मेरी क्लासेस आपको प्रॉपर तरीके से मिलती रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संज्ञानात्मक विकास के 4 चरणों संवेदी, पेशीय, पूर्ण संक्रियात्मक अवस्था और देखिए स्थूल संक्रियात्मक अवस्था और औपचारिक संक्रियात्मक की पहचान किसने की थी। तो वह देखिए जीन पियाजे द्वारा की गई थी। तो आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए जीन पियाजे ने 4 अवस्थाएं बताई थी।
देखिए स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक जीन पियाजे ने बालकों के संज्ञानात्मक विकास कॉग्निटिव डेवलपमेंट को 4 क्रमिक अवस्थाओं में विभाजित किया था। तो जीन पियाजे ने देखिए 4 अवस्थाएं बताई थी। तो पहली देखिए संवेदी गामक अवस्था हो जाएगी, दूसरी देखिए पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, और तीसरी मूढ़ संक्रियात्मक अवस्था, और चौथी देखिए औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो 4 अवस्थाएं बताई थी। तो यह क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीखने के नियम के प्रतिपादक कौन हैं। तो सीखने के नियम के प्रतिपादक हैं देखिए थॉर्नडाइक हो जाएगा। तो आपका यहाँ पे तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। सीखने के नियम के प्रतिपादक हैं तो थॉर्नडाइक हैं। देखिए एडवर्ड थॉर्नडाइक ने पशुओं पर प्रयोग बिल्ली पर करने के बाद सीखने के नियमों का प्रतिपादन किया था। इन्हें देखिए शिक्षा मनोविज्ञान का जनक भी कहा जाता है। तो थॉर्नडाइक को देखिए शिक्षा मनोविज्ञान का जनक भी कहा जाता है। तो थॉर्नडाइक ने देखिए बिल्ली पर प्रयोग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किससे संबंधित है। तो विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, तो यह विचार किससे संबंधित है। तो वह हो जाएगा देखिए यह विचार है निरंतरता का सिद्धांत से है। तो आपका यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए निरंतरता का सिद्धांत यह बताता है कि विकास गर्भधारण से लेकर मृत्यु तक बिना रुके लगातार चलने वाली सतत प्रक्रिया होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की द्वितीय अवस्था सेकेंड स्टेज कौन सी होती है। तो वह देखिए होती है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होती है। तो आपका यहाँ पे तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए जीन पियाजे ने 4 अवस्थाएं बताई थी। तो पहली देखिए होती है संवेदी प्रेरक अवस्था, दूसरी होती है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, तीसरी देखिए होती है मूढ़ संक्रियात्मक अवस्था होती है, और चौथी लास्ट वाली होती है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था होती है। देखिए यहाँ से क्वेश्चन आपको 100% देखने को मिलेगा। तो आज के सेशन में जितने भी क्वेश्चन लिए हैं देखिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो एक भी क्वेश्चन मिस मत करिएगा। देखिए जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं हैं। पहली संवेदी पीसी अवस्था जो होती है देखिए जन्म से 2 वर्ष की होती है, और दूसरी देखिए होती है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होती है जो देखिए 2 से 7 वर्ष की होती है, और देखिए तीसरी होती है मूढ़ संक्रियात्मक अवस्था होती है जो 7 से 11 वर्ष की होती है, और चौथी देखिए होती है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था होती है 11 से 15 वर्ष की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा अधिगम का वक्र नहीं है। तो कौन सा अधिगम का वक्र नहीं हो जाएगा। तो वह देखिए हो जाएगा लंबवत हो जाएगा, वर्टिकल हो जाएगा, जो देखिए आपका अधिगम का वक्र नहीं होता है। और देखिए अधिगम का वक्र होता है नतोदर होता है और उन्नत तोदर होता है, ये भी होता है अधिगम का वक्र, और मिश्रित भी होता है। जो नहीं होता है तो वह हो जाएगा आपका डी ऑप्शन हो जाएगा सही। देखिए अधिगम के मुख्य 3 वक्र होते हैं, उन्नतोदर जो घटता हुआ होता है, और देखिए नतोदर जो होता है वह बढ़ता हुआ होता है, और मिश्रित होता है यस आकार का होता है। देखिए लंबवत का कोई नाम नहीं होता है। तो लंबवत देखिए कोई अधिगम वक्र नहीं होता है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रयत्न और भूल का सिद्धांत ट्रायल एंड एरर थ्योरी के प्रतिपादक कौन हैं। तो प्रयत्न एवं भूल सिद्धांत के प्रतिपादक कौन हैं। देखिए वह हो जाएगा थॉर्नडाइक हैं। तो आपका यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए थॉर्नडाइक ने भूखी बिल्ली पर प्रयोग करके प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत संबंधवाद दिया था, और देखिए थॉर्नडाइक ने सिद्ध किया कि उद्दीपक स्टिमुलस और अनुक्रिया रिस्पांस के बीच संबंध बनाने से अधिगम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बुद्धि लब्धि IQ की गणना का सही सूत्र निम्नलिखित में से कौन सा हो जाएगा। तो वह देखिए हो जाएगा फर्स्ट आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा, मानसिक आय बटे वास्तविक आय गुणे 100 हो जाएगा। तो बुद्धि लब्धि IQ की गणना का सही सूत्र हो जाएगा मानसिक आय बटे वास्तविक आय गुणे 100 हो जाएगा। देखिए बुद्धि लब्धि IQ की गणना की थी तो विलियम स्टर्न द्वारा प्रस्तुत किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीखने में पठार का मुख्य कारण क्या है। तो सीखने के पठार में मुख्य कारण हो जाएगा प्रेरणा की सीमा या थकान हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए सीखने में पठार कब बनता है, जब प्रेरणा की सीमा या थकान होता है।
देखिए अधिगम का पठार वह स्थिति है जहाँ सीखने की गति रुक जाती है, कोई सुधार नहीं दिखता है। देखिए ऐसा अक्सर मानसिक या शारीरिक थकान, प्रेरणा की कमी या पुरानी आदतों के टकराव के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्मुखी और बहिर्मुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसने किया था? तो अंतर्मुखी और बहिर्मुखी व्यक्तित्व का वर्णन किसने किया था? तो वह देखिए किया था। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन, युंग जुंग ने किया था। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अंतर्मुखी और बहिर्मुखी व्यक्तित्व का वर्णन किया था देखिए युंग और जुंग ने किया था। देखिए समझते हैं। देखिए कार्ल युंग ने मनोवैज्ञानिक लक्षणों के आधार पर मानव व्यक्तित्व को मुख्य रूप से अंतर्मुखी और बहिर्मुखी और उभयमुखी भागों में विभाजित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों के समाजीकरण में मुख्य प्राथमिक भूमिका किसकी होती है? तो बच्चों के समाजीकरण में मुख्य और प्राथमिक भूमिका किसकी होती है? तो देखिए परिवार की होती है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए बच्चों के समाजीकरण में मुख्य और प्राथमिक भूमिका होती है तो परिवार की होती है। देखिए परिवार को बालक के समाजीकरण की प्राइमरी एजेंसी पाठशाला माना जाता है। तो परिवार को देखिए समाजीकरण की प्राथमिक एजेंसी माना जाता है, जहां बच्चा सबसे पहले सामाजिक व्यवहार और मूल्य सीखता है। और देखिए विद्यालय और मीडिया द्वितीयक सेकेंडरी कारक होते हैं। तो देखिए समाजीकरण का द्वितीय कारक होता है तो विद्यालय और मीडिया होता है। तो यह सभी पॉइंट याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गाल्टन द्वारा प्रतिपादित सुजान शास्त्र का जनक किसे माना जाता है? तो गाल्टन द्वारा प्रतिपादित सुजान शास्त्र का जनक किसे माना जाता है? तो वह देखिए माना जाता है फ्रांसिस गाल्टन को माना जाता है। तो आपका यहाँ पे फर्स्ट आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए समझते हैं। देखिए सर फ्रांसिस गाल्टन को सुजान शास्त्र का जनक कहा जाता है। उन्होंने मानव जाति की आनुवंशिक गुणवत्ता में सुधार लाने का अध्ययन किया था। देखिए आज के सेशन में जितने भी क्वेश्चन नहीं है सभी इंपॉर्टेंट है। अगर डेली आपको ऐसी ही प्रैक्टिस सेट चाहिए तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आपको क्लास कैसी लगी एक प्यारा सा कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताइएगा। और देखिए आप लोग इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कर दीजिएगा ताकि और भी लोग जुड़ सकें। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्तियों की संख्या कितनी होती है? तो मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्तियों की संख्या होती है देखिए 14 प्रकार की होती हैं। तो आपका सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए विलियम मैकडूगल ने मानव व्यवहार को समझाने के लिए 14 मूल प्रवृत्तियां बताई थीं। और देखिए प्रत्येक मूल प्रवृत्तियों के साथ एक संवेग इमोशन जुड़ा होता है, जैसे भय से पलायन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिद्धांत जो यह बताता है कि शिक्षार्थी अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करते हैं क्या कहलाता है? तो वह सिद्धांत कौन सा होता है जो यह बताता है कि शिक्षार्थी अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं से करते हैं? तो क्या कहलाता है? तो वह देखिए क्या होता है? तो वह देखिए होता है रचनावाद संसर्गवाद होता है। तो आपका यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए रचनावादों के अनुसार शिक्षार्थी अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं से करते हैं। देखिए जीन पियाजे और ले वाइगस्की जैसे रचनावादी विचारकों का मानना था कि बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता होते हैं जो अपना ज्ञान का निर्माण स्वयं से करते हैं, जो अपने अनुभव से दुनिया की समझ बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 एनसीएफ 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका कैसी होनी चाहिए? तो राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार देखिए एक शिक्षक की भूमिका कैसी होनी चाहिए? तो वह देखिए होती है तो सुविधादायक होनी चाहिए। तो आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए एनसीएफ 2005 के अनुसार कक्षा में शिक्षक का स्थान एक तानाशाह का नहीं होता है, बल्कि देखिए मार्गदर्शन या सुविधादाता का होना चाहिए जो बच्चों को खुद सीखने के अवसर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्याही धब्बा परीक्षण का प्रयोग किसके मापन हेतु किया जाता है? तो स्याही धब्बा परीक्षण का प्रयोग किसके मापन हेतु किया जाता है? तो वह देखिए हो जाएगा, इसका राइट आंसर सही हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन, व्यक्तित्व मापन के लिए किया जाता है। तो आपका यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए हरमन रोसा
ने 1921 में इस प्रक्षेपी तकनीक प्रोजेक्टिव टेक्निक का विकास किया था और देखिए जिसका उपयोग अचेतन मन और व्यक्तित्व के विश्लेषण के लिए किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाइगेस्की के अनुसार बच्चे साथी समूह के सक्रिय सदस्य किस अवस्था में बनते हैं? तो वह देखिए किशोरा अवस्था एडोलसेंस में बनते हैं। तो आपका यहाँ पे तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए किशोरावस्था में बच्चे अपने मित्र मंडली पीयर ग्रुप के विचारों से सबसे अधिक प्रभावित होते हैं और समूह के एक्टिव मेंबर बन जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिसलेक्सिया मुख्य रूप से किस अक्षमता से संबंधित होता है? तो डिसलेक्सिया देखिए मुख्य रूप से होता है तो पढ़ने की समस्या से संबंधित होता है। तो आपका सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। और देखिए जब बच्चा लिखने संबंधी कठिनाई महसूस करता है तो वह देखिए डिसग्राफिया होता है और देखिए पढ़ने की समस्या से संबंधित होता है तो वह देखिए डिसलेक्सिया होता है। और देखिए गणितीय गणना की समस्या जब बच्चा महसूस करता है तो वह देखिए डिसकैलकुलिया होता है। तो यह सभी पॉइंट याद रखिएगा। देखिए डिसलेक्सिया एक पठन विकार होता है, रीडिंग डिसऑर्डर होता है, जिसमें बच्चे को अक्षरों को पहचानने, शब्दों को पढ़ने और उनके उच्चारण में कठिनाई होती है। जैसे देखिए बी को डी या सो को वॉच पढ़ लेना, तो बच्चा देखिए कंफ्यूज हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समावेशी शिक्षा इंक्लूसिव एजुकेशन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो समावेशी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो वह देखिए हो जाएगा, इसका सेकेंड ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। देखिए सामान्य और विशेष बच्चों को एक ही छत के नीचे बिना किसी भेदभाव के शिक्षा देना होता है, समावेशी शिक्षा का उद्देश्य होता है। देखिए समावेशी शिक्षा दर्शन यह है कि सभी बच्चों को, चाहे वे शारीरिक रूप से हों चाहे मानसिक रूप से और या देखिए सामाजिक रूप से भिन्न हों, एक साथ समान स्कूल में समान अवसर मिलने चाहिए। सबको एक समान देखिए शिक्षा मिलनी चाहिए, अवसर मिलना चाहिए, समावेशी शिक्षा का उद्देश्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिसकैलकुलिया नामक अधिगम अक्षमता का संबंध किससे होता है? तो डिसकैलकुलिया नामक अधिगम अक्षमता का संबंध होता है देखिए गणितीय अक्षमता से होता है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए डिसकैलकुलिया नामक अधिगम अक्षमता होता है तो वह संबंधित होता है तो गणितीय गणना करने से संबंधित होता है। देखिए डिसकैलकुलिया क्या होता है? डिसकैलकुलिया होता है अंकों को समझने, गणितीय चिन्हों को याद रखने और गणना करने और मैथ देखिए कैलकुलेशन से संबंधित एवं एक देखिए न्यूरोलॉजिकल विकार होता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शामिल करना क्या होता है? तो विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शामिल करना होता है तो वह देखिए शिक्षण के प्रति दृष्टिकोण और विषय वस्तु और धारणा परिवर्तन की अपेक्षा रखता है। तो आपका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए अगर आपको ऐसी ही प्रैक्टिस सेट चाहिए सीडीपी की तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपको देखिए एसएसटी के साथ साथ आपको देखिए सीडीपी की भी करवा देंगे, तो कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताइएगा, तभी देखिए आपकी क्लास हो पाएगी। देखिए विशेष बच्चों को मुख्य धारा के स्कूल में शामिल करने के लिए शिक्षकों को अपनी शिक्षण विधियों, पाठ्यक्रम और व्यवहार में लचीलापन लाना अनिवार्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रगतिशील शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जॉन डीवी के अनुसार उचित है? तो देखिए प्रगतिशील शिक्षा के संदर्भ में जॉन डीवी के अनुसार कौन सा कथन उचित हो जाएगा? तो वह हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा, विद्यार्थी को स्वयं ही सामाजिक समस्याओं को सुलझाने में सक्षम होना चाहिए जॉन डीवी के अनुसार। देखिए जॉन डीवी के अनुसार शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया होती है और स्कूल समाज का एक छोटा रूप होता है, इसलिए बच्चों में व्यवहारिक कुशलता होनी चाहिए ताकि वे वास्तविक जीवन की समस्याओं को खुद से सुलझा सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल केंद्रित शिक्षा का समर्थन निम्नलिखित में से किस विचारक द्वारा किया गया है? तो बाल केंद्रित शिक्षा का समर्थन किस विचारक द्वारा किया गया है? तो वह देखिए हो जाएगा जॉन डीवी के द्वारा। तो आपका सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए जॉन डीवी के द्वारा बाल केंद्रित शिक्षा का समर्थन किया गया है। देखिए अमेरिकी दार्शनिक जॉन डीवी ने प्रगतिशील शिक्षा और बाल केंद्रित शिक्षा की नींव रखी थी और उन्होंने देखिए लैब स्कूल की स्थापना भी की थी जहां व्यवहारिक शिक्षण पर जोर दिया जाता था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है करके सीखना लर्निंग बाय डूइंग और जीवन के लिए शिक्षा एजुकेशन फॉर लाइफ किस शिक्षा प्रणाली के मूल सिद्धांत हैं? तो वह देखिए हो जाएगा प्रगतिशील शिक्षा, प्रोग्रेसिव एजुकेशन हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए प्रगतिशील शिक्षा रटने की पद्धति का विरोध करती है और देखिए इस बात पर बल देती है कि ज्ञान का निर्माण बालक स्वयं अपने अनुभवों और क्रियाओं के माध्यम से करता है। तो प्रगतिशील शिक्षा देखिए रटने की पद्धति का विरोध करती है, रटने पर जोर नहीं देती है और देखिए यह इस बात पर बल देती है ज्ञान का निर्माण बच्चा स्वयं से करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार वह बुद्धि जो व्यक्तियों को प्रकृति में विभिन्न पैटर्नों, वनस्पतियों और जीवों को पहचानने तथा वर्गीकृत करने में मदद करती है क्या कहलाती है? तो वह देखिए प्राकृत बुद्धि कहलाती है। तो आपका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार प्रकृत बुद्धि पाई जाती है। तो देखिए वनस्पतियों और जीवों को पहचानने वाले, वर्गीकृत करने वाले व्यक्ति में पाई जाती है। देखिए हार्वर्ड गार्डनर ने प्रारंभ में 7 और बाद में 8-9 प्रकार की बुद्धि का वर्णन किया था और प्रकृति प्रेमी, किसान, शिकारी, वनस्पति विज्ञानी में प्रकृति बुद्धि की प्रधानता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ले वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चों के सीखने में निम्नलिखित में से किस कारक की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होती है? तो वह देखिए समाज की होती है। तो आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए ले वाइगोत्स्की का मानना था कि बच्चे अपने समाज से अंतःक्रिया करके सीखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोहलबर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों, मॉरल वैल्यूज का विकास कैसे कर सकता है? तो कोहलबर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों, मॉरल वैल्यूज का विकास कैसे कर सकता है? तो वह देखिए हो जाएगा, इसका राइट आंसर सही हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके। तो आपका यहाँ पे तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए कोहलबर्ग का मानना था कि बच्चों को नैतिक दुविधाओं वाले परिदृश्यों में रखकर और उन पर चर्चा करवाकर उनकी नैतिक तर्क शक्ति, मोरल रीजनिंग को बेहतर बनाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार किस अवस्था में बच्चा वस्तु अस्थायित्व को प्रदर्शित करता है? तो वह देखिए होता है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए पूर्व संक्रियात्मक अवस्था प्री ऑपरेशनल स्टेज में करता है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए वस्तु अस्थायित्व बच्चा करता है प्रदर्शित, तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में करता है। देखिए इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन है और कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको डेली ही ऐसी क्लासेस चाहिए तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपको देखिए एसएसटी के साथ साथ सीडीपी भी प्रोवाइड करवा देंगे। और देखिए एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको क्लास यूजफुल लगी कि नहीं लगी, कमेंट करके जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए वाइगोत्स्की के सिद्धांत में वह क्षेत्र जो बच्चा स्वतंत्र रूप से कर सकता है और जो वह दूसरों की सहायता से कर सकता है के बीच अंतर को क्या कहते हैं? तो वह देखिए कहते हैं समीपस्थ विकास का क्षेत्र कहा जाता है। तो आपका यहाँ पे तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए जेडपीडी वह दायरा होता है जहां बच्चे किसी कुशल व्यक्ति की थोड़ी सी मदद पाकर, हिंट पाकर कठिन कार्य को पूरा कर लेता है। और देखिए यह सहायता दी जाने वाली इस अस्थायी मदद को पाड़ या मचान स्कैफोल्डिंग कहा जाता है। तो देखिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और जो लोग देखिए पेपर 2 की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एसएसटी की मेरी डेली क्लासेस चलती है पेपर 2 की। जो लोग नहीं देखे होंगे तो प्लीज़ आप लोग जाके ज़रूर देख लीजिएगा। और देखिए डेली क्लासेस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि डेली मेरी क्लासेस आपको प्रॉपर तरीके से मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और देखिए अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से करिए ताकि आप एक अच्छा स्कोर कर सकें।